बात करेंगे महकमा औकाफ सिंध की। कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, बल्कि यूं कह लीजिए कि माले सरकार दिले बेरहम। यही कुछ हो रहा है आजकल महकमा औकाफ सिंध की जायदादों के साथ, जिन्हें कोड़ियों के मोल ठेके पर दिया जा रहा है। और वजह है सियासी असर रसूख। सियासतदानों के फ्रंटमैन को सौंपी जाने वाली ये जायदादें भारी रेवेन्यू का बाइस बन सकती हैं, लेकिन उन्हें जाती कमाई का जरिया बना लिया गया है। ये सब कैसे हुआ जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन सेलरा। शाहिद हुसैन, बताइए आखिर ये मामला क्या है, अंदर की खबर क्या है? जो महकमा औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा मदरसे और मुसाफिर खाने शामिल हैं, उनके साथ साथ ज़री ज़मीनें भी हैं सूबे के मुख्तलिफ अजला में। कुछ दस्तावेज़ात हमारे सामने आई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अगर हम ज़री ज़मीन की बात करें कि किस ज़िले में कितनी ज़मीन है, तो उसके बाद फिर आगे थोड़ा सी मज़ीद वजाहत हो जाएगी कि ज़मीनें बिलाखिर हैं किसके पास, और उसके बाद फिर कितने ठेके के बस जो है वो ज़मीन दी गई है। जो मीरपुर खास का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 7,000, ठट्ठा में 3,000, इसके अलावा 62 एकड़ ज़मीन जो है महकमा औकाफ की दीगर इलाकों में, सखर में 67, और इसके अलावा 7 में 511, और महड़ के इलाके में जो है तकरीबन जो है वो 2 एकड़ ज़मीन है। और उसके बाद लड़काना में 284, दराजा का इलाका है, वहाँ पर 13 एकड़ जो है वो ज़मीन है। और ये ज़मीनें जो है ज़री ज़मीनें हैं जो कि महकमा औकाफ को गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ औकात में अलाट की गई थी। अब ये ज़मीनें हैं किन के पास, जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने चीज़ें हासिल की हैं, उसके मुताबिक ये ज़मीनें सूबे नहीं बल्कि मारूफ जो मुल्क की सियासी शख्सियात हैं उनके फ्रंट मैनों के पास हैं। अच्छा। अब जो महकमा खुद ये कार्रवाई करता है कि ये ज़मीनें वापस महकमा औकाफ के पास हैं, और एक प्रॉपर जो तरीका है नीलामी का और प्रॉपर जो तरीका है किसी को ठेके पर देने का, उसके ऊपर दी जाएँ। लेकिन वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि मीरपुर खास के फ्रंट मैन या वो जो महकमे के अपने एक अफसर हैं जिनका काम है इस ज़मीन को लुक आफ्टर करने का, लेकिन वो चूंकि भर्ती सियासी बुनियादों पर किए गए हैं, तो वो अपने महकमे का दिफा करने के बजाय वो उन सियासतदानों के मफादात का जो है वो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसलिए वो ज़मीनें जो लाखों या हज़ारों रुपए सालाना ठेके पर दी जा सकती थी फ़ी एकड़ के हिसाब से, वो ज़मीन महज 400-500 रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से दी गई है। हैरान कुन सूरत हाल ये भी है कि इन ज़मीनों के जो 400 या 500 रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से मुख्तस की गई है, वो 400-500 भी महकमे को नहीं दिए जाते। अच्छा। ये इस तरह की जो संगीन सूरत हाल है। इसके अलावा 3,113 और प्रॉपर्टीज़ हैं सूबे में, जिसपे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मदरसे हैं और मुसाफिर खाने हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर जैसे तारिक रोड का इलाका है कराची का, यहाँ पर फ़ी दुकान का किराया जो है वो होना चाहिए 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब, लेकिन महकमा औकाफ की तरफ से ये दुकान जो है किराए पर दी गई है माहवार सिर्फ 700 रुपए के, और 700 भी महकमा औकाफ को नहीं मिलते। ये बात जो है वो सिंध हाई कोर्ट के ये नोटिस पे आई, और सिंध हाई कोर्ट ने अब 3,300 जो है वो 3,113 और इसके अलावा 11,000 एकड़ जो ज़री ज़मीन है। लेकिन शाहिद, ये मामला पहले ज़ेरे गौर क्यों नहीं आया, जब ये कहा यह जा रहा था कि ये प्रॉपर्टीज तो ऑक्शन के जरिए दी जाती हैं, फिर मामूली किराए पर कैसे दे दी गई? उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जो महकमा है वो खुद बेबस है, क्योंकि जो सेक्रेटरी हैं उनसे जो मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए हमारी बात हुई, उनका तो एक आपको पता है कि जैसे एक नमूने के तौर पर कोई अफसर बड़े बिठाए जाते हैं, जब उनके ऊपर हाई कोर्ट या कोई इदारा एक्शन लेता है तो अचानक उनका तबादला करके किसी दूसरे अफसर को तैनात कर दिया जाता है, या लंबे अरसे के लिए वो सीट खाली छोड़ दी जाती है। तो वो जो ज़मीनें जहाँ जहाँ जिनको दी हुई हैं वो मामला जूँ का तू रहता है। ये इदारों का काम है तहकीकात का, मामला को देखने का। लेकिन एक नॉर्मल सा केस आया था हाई कोर्ट में, उसके बाद जब अदालत की नज़र पड़ी इन मामलात के ऊपर कि इतनी बड़े पैमाने पर ज़मीन है, जो ज़मीनें या उसके बाद फिर जो मज़ारों से आने वाली आमदनी है वो खर्च होनी चाहिए वेलफेयर के नाम पर, अवाम की जो लोकल अवाम है वहाँ की मकामी, उनके ऊपर खर्च होनी चाहिए, या फिर तदरीसी अमल के ऊपर खर्च होनी चाहिए, या फिर जिन शख्सियात के नाम पर, यानी कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं, लाल शहबाज कलंदर है, या उसके बाद फिर दीगर मज़ार हैं जिनकी जो उनके अपने उनका जो फ़लसफ़ा था, उनका फ़िक्र फ़लसफ़े के साथ साथ उस पर तहकीक होनी चाहिए थी, मदरसे बनने चाहिए थे और तालीमी इदारे बनने चाहिए थे, वो उस पर खर्च होने के बजाय ज़मीन जो वडेरों के, जागीरदारों के, सियासतदानों के हाथे चढ़ी हुई है। और इसी तरह जो सरकारी और दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसी तरह सरकारी लोगों के या उसके बाद सियासतदानों के हाथ लगी हुई है। तो ना तदरीस के ऊपर खर्च हो रही है और ना ही किसी की वेलफेयर और फलाह बहबूद के ऊपर खर्च हो रही है। 7 शरीफ में लाल शहबाज का जो मज़ार है, उस मज़ार के पास एक 40 कमरों का होटल है, वो सिंध के एक बहुत बड़े वजीर हैं, उनके फ्रंट मैन के पास है।
اب وہ جو ہوٹل ہے اس کا فی کمرے کے حساب سے جیسے کرائے پہ دیا جاتا ہے تو محض کوڑیوں کے عوض بتایا گیا ہے کہ وہ ٹھیکے پہ لیا گیا ہے، لیکن وہ پیسہ آج تک جس دن سے اس فرنٹ مین نے یہ محکمہ اوقاف سے ٹھیکے پر ہوٹل لیا ہے آج تک ایک ٹکا محکمہ اوقاف میں جمع نہیں کرایا۔ وہاں جو بجلی استعمال کی جا رہی ہے، پانی استعمال کیا جا رہا ہے، گیس استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی لال شہباز قلندر کے مزار سے مفت حاصل کیا گیا ہے۔ بالکل شاہد، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ 400 روپے فی ایکڑ کرایہ ہے وہ بھی ادا نہیں کیا جا رہا، تو اس پر کوئی ایکشن لیا گیا؟ فی الوقت ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے پہ جب نوٹس آیا تو اس کے بعد اب سندھ ہائی کورٹ نے کارروائی شروع کی ہے۔ صورتحال اگر ہم تھوڑی سی مزید واضح کریں کہ اگر یہ بات سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب تک بھی پہنچتی ہے یا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں ان تک بھی پہنچتی ہے تو کم سے کم اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ان معاملات کو کرپشن سے پاک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک ٹھیکیدار جو اپنے نام پر پہلے ٹھیکہ لیتا ہے اس محکمے سے کوئی زمین یا اس کے بعد کوئی کمرشل پراپرٹی یا ہوٹل یا کوئی اور چیز، تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے 2 کروڑ روپے میں لیا تھا ٹھیکے پہ، اس کے بعد وہ 25% پیسے پہلے جمع کرا دیتا ہے، اس کے بعد ٹھیکے کی عمر یا مدت پوری ہو جاتی ہے، بقایا 75% وہ ٹھیکے کے جمع ہی نہیں کراتا۔ اگلی دفعہ جب بولی لگتی ہے یا آکشن ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے یا بیوی کے نام پہ وہ اسی بولی میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ 25% جمع کراتا ہے، اس کے بعد باقائی جو 75% ہے وہ رقم آخر تک جمع نہیں کرواتا۔ پھر جب تیسری بار جب بولی شاہد، ایک بڑا اہم سوال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سندھ میں جو زرعی زمین ہے اس کا سالانہ ٹھیکے پر مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ تقریباً 50 سے لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے زرعی زمین مختلف اضلاع میں دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی زمین یہ صرف نام کی نہیں ہے بلکہ میرپور خاص، مہر یا دیگر علاقوں میں وہ زمین زرخیز زمین ہے، اس میں گندم اس کے علاوہ کپاس کے ساتھ ساتھ دھان کی فصل بھی لگتی ہے، تو آم اور دیگر کھیت بھی ہیں وہاں پر، تو وہاں پر 400 سے 500 روپے فی ایکڑ کے حساب سے دی جا رہی ہے۔ اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ وہاں پر جو افسران جن کی نگرانی کام ہے کہ محکمے کے کو بتائے گا، اس کی نگرانی کرے گا اور زمین جو ہے محکمے کے پاس ہی رہے گی، لیکن ایک عارضی سا ٹھیکہ جو ہے کسی کو دیا جاتا ہے، وہ اپنے ادارے کا مفادات کا فائدہ کرنے کے بجائے، اس کو تحفظ کرنے کے بجائے وہ ان سیاستدانوں اور ان لوگوں کے جو جن کی زمین یہ قبضے میں ان کے مفادات کا جو ہے فائدہ کرتا ہے۔ شاید اس حوالے سے آپ نے اگر دیکھا جائے تو ایک بہت اہم معاملہ ہے یہ، تو آپ نے سرکاری سطح پر کسی سے اس حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کی، ان سے بات کی؟ دیکھیں، جو مرکزی افسران ہیں جو بھی اس معاملے میں منہ کھولے گا اس کا اگلے دن تبادلہ ہو جائے گا۔ ہائی کورٹ میں ایک افسر آئے پچھلے دنوں، جو ایک یاد ہوگا آپ کو، ہم نے پچھلے ہفتے بھی خبر دی تھی، اس میں اس افسر سے عدالت نے کہا کہ میرپور خاص یا فلاں علاقوں میں جو زمینیں ہیں اس کی تفصیلات جمع کرائی جائے۔ میں نوٹیفیکیشن بھی تھوڑی دیر میں ارسال کر دوں گا، اس میں نوٹیفیکیشن میرے پاس آیا کہ ہائی کورٹ نے آج آرڈر دیا کہ اگلے ہفتے کے اندر آپ نے یہ رپورٹ جمع کرانی ہے۔ شام کو ہی اس افسر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ بالکل جی